गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ, और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक दूसरे का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। और जनाब आपके जो अपने हैं, जिनसे आप लोग प्यार करते हैं, जिनकी फ़िक्र करते हैं, उनके बारे में मुस्बत सोचें और अच्छा गुमान रखें। अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा कि फ़लाँ शख्स ने तुम्हारे बारे में कोई बुराई की है या कोई गलत बात की है, तो हम फ़ौरन से उस पर यकीन कर लेते हैं, और बल्कि उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए पहले हमें। हो सकता है कि जो शख्स हम लोगों को बता रहा है कि फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ये बोला है, शायद वही झूठ बोल रहा हो, वही झूठा इंसान हो। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। और अभी बात करते करते एक और बड़ी खूबसूरत सी बात है जो याद आ गई है मुझे कि आपके साथ वो भी शेयर करनी चाहिए कि बाबा जी को किसी ने बताया कि एक मोतबर शख्स आपके बारे में ये बुराई करते सुना गया है, क्या ये बात सच है? तो बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत सा उस बंदे को जवाब दिया कि बुराई करने वाले शख्स को आप मोतबर समझते हैं, तो इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि अच्छा बोले, किसी की बुराई ना करें। और अगर कोई दूसरा आपके सामने किसी की चुगली कर रहा हो या किसी की बुराई कर रहा हो, तो उसे मना कर दें, मतलब ताकि आपके सामने भी वो चीज़ ना हो। और अगर आप उसको मना नहीं कर सकते तो दिल में उस चीज़ के बारे में सोचें कि मैं इस चीज़ में नहीं आना चाहता, या वहाँ से उठ कर चले जाएं। अपनी जो एक्सेप्टेंस है ना, उस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहिए कि हमें अगर ये चीज़ नहीं करनी तो हमें उस गैदरिंग में भी नहीं बैठना। अगले को हमें बताना है कि ये चीज़ हमारे सामने मत करो, ताकि उसको भी इस चीज़ का पता हो। तो जनाब इसी के साथ हम बात आगे बढ़ते हैं, और इन तमाम तर चीज़ों पे जनाब आप भी अमल करना शुरू करें, और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ हम कर लें। और सेगमेंट हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम सेहतमंद रहें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और जो वक्त के साथ साथ लाइलाज भी हो सकती हैं और कब्र तक हमारे साथ जाती भी हैं। ऐसी ही एक बीमारी का आज हम जिक्र भी करने वाले हैं आज के सेगमेंट में, जो ऑस्टो अर्थराइटिस के नाम से जानी जाती है। और इस मर्ज़ से मरीज़ों के लिए चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुहाल हो जाता है। हत्ता कि इस मर्ज़ का जो शिकार फ़र्द है, अगर लेटा हुआ भी हो ना, तो बग़ैर सहारे के उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और ये आजकल आम सी शिकायत हो चुकी है हर घर में, और अक्सर इसके लिए लोग हस्पतालों का रुख करते भी बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। और बाज़ औक़ात किसी चोट की वजह से भी आर्थराइटिस शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ इकसाम भी हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे पहले आपको ये बताऊं कि ये 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है, और मर्दों की निस्बत ख़ातीन में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आर्थराइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस पर मज़ीद बात करते हैं, ये बीमारी है क्या, किस तरह इसकी तशख़ीस की जा सकती है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपैडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये है क्या, आर्थराइटिस क्या बीमारी है, किस तरह इसकी तशख़ीस की जा सकती है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। जागो लाहौर की मुनासबत से या जागो पाकिस्तान होना चाहिए मेरा ख्याल। ठीक है। आजकल थोड़ा सा फ्लू की वजह से मेरा भी गला खराब है, सारे इस वक्त जो है ना वो तो अफेक्टेड ये हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं और जो पोल्यूशन काज करने वाली हैं इनको कंट्रोल करें, अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता जाएगा। एनीवे, आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है, तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि ये आर्थराइटिस की जो चंद इकसाम है, 2-3 किस्में मैं बताऊँगा। ठीक है। तो इनका जानना ज़रूरी है ताकि जो उनकी प्रोग्रेस है वक्त के साथ साथ बढ़ती है, जैसे आपने कहा कि, और वो बहुत लीथल एक कॉन्सिक्वेंसेस तक लेके जाती है जो मोहलिक असरात रखती है। ठीक है। उससे बचा जा सके। ओके। उसमें 3 किस्म की आर्थराइटिस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं लोगों के लिए जानना। एक को हम कहते हैं गंठिया आम ज़बान में, उसकी 2 किस्में हैं। एक को हम गाउट कहते हैं, एक को हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा। तो जो गाउट है वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होती है। जब जिस्म में यूरिक एसिड की अमाउंट जो है एक ख़ास मिकदार है बढ़ जाती है, तो उससे फिर मुख्तलिफ जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो वो ये आमतौर पे किसी एक जोड़ को इन्वॉल्व करती है।
अच्छा, ठीक और है। ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं या जो ड्रिंक करते हैं उनमें होती है, तो आम बंदों में भी हो सकती है। सो दिस इज़ डिजीज़ ऑफ किंग्स एंड क्वींस भी कहा जा रहा है इसको। अच्छा। एक वक्त में उनमें होती थी सबसे ज़्यादा। तो जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनको दवाई लेनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी ये है कि ये दवाई के साथ साथ परहेज़ करें। और ये यूरिक एसिड की वजह से दिल की तकालीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम उनमें होगी जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड हाँ, ठीक है। तो दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, रूमेटॉइड। ठीक तो है। रूमेटॉइड एक ऑटो इम्यून है जो जिसमें अपने सेल्स आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो उसमें मुख्तलिफ जोड़ों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। आमतौर पे होता ये है कि सुबह के वक्त जब उठता है इंसान तो पूरा जिस्म एक स्टिफ हुआ होता है। ओके। और फ्रीज हुए होते हैं सारे जोड़ उसके। सही। और वो कोई घंटा 2 घंटे तक ये रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ थोड़ी कमी आ जाती है। ओके। दोनों हाथों के जोड़, पाँव के जोड़ और गर्दन के जोड़, ये उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। कलाइयाँ और ये वो सारे जोड़ आमतौर पे इन्वॉल्वमेंट होती है। ये स्टार्ट होती है बचपन से, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और फिर वो अडल्ट में भी आ जाती है। ठीक। तो इसमें ये बड़ी एक मोहलिक किस्म है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर ना करें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी कि उंगलियों का टेढ़ापन यूं हो जाना, उंगलियों का, और यूं टेढ़ापन हो जाना, और लोग यूं यूं करके काम कर रहे होते हैं। तो अभी भी हमारे सेटअप में ऐसे लोग नजर आते हैं। और ये किसी भी एज में हो सकती है? किसी भी एज में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एडल्ट्स हैं नो, या नो, नो। बच्चे हैं उनमें हो सकती है, किसी भी एज में आपको किसी ये भी हो एज को इन्वॉल्व कर सकती है। अच्छा। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि वो फिर इंसान की डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके। घुटनों के जोड़ और ये जोड़ और अच्छा कोहनी के डॉक्टर जोड़, साहब, ये सारे। सर्दियों में इस तरह की बड़ी होते हैं ना कि आपका जिस्म स्टिफ हो जाता है या हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये उसकी साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? जी जी जी। सर्दी की वजह से ये सिम्टम्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो ठीक है। इन्फ्लेमेशन है, सोजिश वगैरह है, ये सर्दियों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी में हल्की सी कमी आती है, लेकिन आमतौर पे इसमें कोई कमी नहीं आती। तो सही। इसके लिए ज़रूरी है, बाहर के मुल्कों में अब डिफॉर्मिटीज़ नज़र नहीं आती, इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस है और वो जल्दी से आके उसको ट्रीट करवा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है, लोग हकीमों के पास जाते हैं, फिर कोई फूके और तवीज़ों वगैरह के पास जाते हैं, फिर कोई सियानों के पास जाते हैं, होते होते हमारे पास जब तक डॉक्टर के पास आते हैं तब तक कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा खराब बहुत हो ज़्यादा जाती खराब है। हो हाँ जाती जी। है। तो ये खुदा के लिए लोगों से कहें कि ये काम ना करें। अच्छा, इसमें सबसे जो खतरनाक इसकी जो किस्म है वो कौन से वाली है? ये आर्थराइटिस? रूमेटॉइड जो है, अच्छा, जब उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं तो ठीक। फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। वो गर्दन को भी इन्वॉल्व करती है, ओके। तो मोहरे गर्दन के जो है वो खिसक जाते हैं और हराम मगज पे दबाव आ जाता है। तो ये बड़ी मोहलिक होती है। मतलब आपके जितने भी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। जी जी जी। और ये सुबह के वक्त ही होता है जब आप उठते हैं या किसी भी ये टाइम? सारा दिन ही रहती है। जब बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है सही। तो फिर वो सारा दिन रहती है, 24 घंटे। हम्म। तो ज़रूरी यह है कि इसके लिए अब मेडिसिन आ गई हैं नई, और बड़ी अच्छी मेडिसिन आई हैं। अच्छा। अभी हमें रिसेंटली पिछले साल कोरिया से एक कोई 10,000 इंजेक्शंस, जो कि बहुत कॉस्टली बनते हैं, ऑलमोस्ट इसी के, इस 5-6 बीमारी करोड़ के। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। वो डोनेशन आई थी और हमने लोगों को यूज़ करवाया अपने हॉस्पिटल के अंदर। तो उसमें लोगों लोगों के लिए ये इस बीमारी से बचना अब आसान हो गया है, इससे निकलना आसान हो गया है, इंजेक्शंस की वजह से और मॉडर्न ट्रीटमेंट की वजह से। तो अगर ये एक दफा हो जाती है तो ये इलाज बीमारी है या ये ठीक हो सकती है नहीं, मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ओके। कई सालों तक इलाज लेना पड़ता है। तो ये लोगों के ज़हन में। अब तीसरी किस्म जो आपने बताई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ जी। वो आमतौर पे होती है कि जोड़, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जोड़ घिस गए हैं, हाँ, जोड़ों का घिस जाना। ठीक है। तो ये तकरीबन हर एज, ओल्ड एज में 50 के बाद लोगों को इन्वॉल्व करती है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, ठीक है। किसी को भी इन्वॉल्व कर लेती है। ओके। तो उसमें इससे बचा जा सकता है थोड़ा सा, अच्छा। या डिले किया जा सकता है या बचा जा सकता है। तो जोड़ों का घिसना जो है ये आमतौर पे होता है कि अगर आपका वेट बढ़ गया है, डाइट पे आपने सही तरीके से तवज्जो नहीं दी हुई, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं, आटा, चीनी और चावल, इनसे वज़न बढ़ जाता है। तो ये कम रखें। दूध, गोश्त, अंडा,
फल फ्रूट, मछली, दालें, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे कम से कम वेट कंट्रोल रहता है। ओके। अभी जो भी मेरे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं वेइंग मशीन पर उसका वेट करता हूँ। तो अगर उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, आमतौर पे होता यूं ही है, हमारे पास डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो वेट एक सर्टेन उसके लिए BMI है जिसके लिए हम हाइट के हिसाब से उसका वेट होता है। अगर उसका वेट कोई आधा मन ज़्यादा है, 1 मन ज़्यादा है, तो हम उसे कहते हैं कि जाके अपने कम करके आए, मैदे का ऑपरेशन करा के आओ, क्योंकि वो कम होने वाला होता नहीं है। ओके, ठीक है, फिर ऑपरेशन की तरफ आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी आई हुई है, जी जी, गैर कट के जो स्टमक को बहुत उसको छोटा श्रिंक कर दिया जाता है। हाँ जी। तो उसके बड़े फायदे हैं। अदरवाइज डायबिटीज, ओवरवेट होने से डायबिटीज होती है, मुख्तलिफ और जो लिंक्ड बीमारियां हैं वो हो जाती है। डॉक्टर, जोड़ों के हवाले से जैसे आप बता रहे थे, तो बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि उनके घुटने खराब हो जाते हैं तो वो नए भी डलवाते हैं, तो ये भी इसी में आता है? बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं। अच्छा। हम स्टार्ट करते हैं कि जोड़ की कंडीशन कैसी है, जैसे हमारे पास आया है स्टेज 1, 2, 3 और 4। अगर बहुत इब्तदाई स्टेज है तो हम उसे कहते हैं कि आप अपना वेट कम करो, मेडिसिन यूज़ करो और एक्सरसाइज करो। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल जो है जवानों में और मिडिल एज ग्रुप में, अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि अदरक आप थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव है, जो कार्टिलेज है उसको बचाता है। ओके, ठीक है। तो ये हर बंदे को इस्तेमाल करनी चाहिए अदरक। मतलब वो सेहतमंद है या उसको ये बीमारी है या नहीं है, उसको ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जब डॉक्टर साहब रिसर्च हम इस पे कर रहे थे तो ज़्यादा पता चला है कि ख़ातीन में ये बीमारी ज़्यादा आम है, इसकी क्या वजह है? जी, उसमें 2-3 वजूहत है। नंबर 1, एक तो घर के अंदर रहती हैं। अच्छा, ठीक है। उनकी वाक और लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल सीडेंटरी है, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के ऊपर बैठ के या मोबाइल पे गेमें वगैरह कर ली। अच्छा। तो बाहर वॉक उनकी बिल्कुल नहीं होती। आप 90% की बात करें, हम घर पे इतना काम कर लेते हैं कि फिर वॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। वॉक की जरूरत है ऐसी कोई बात नहीं है। अब छोटे से घर के अंदर आप कितना चल सकती हैं। अच्छा, दूसरी आपको मजे की बात बताऊं कि वॉक करने से जोड़ घिसते हैं। अच्छा। अगर आप तेज वॉक करेंगे तो उससे नहीं घिसेंगे। मतलब ब्रिस्क वॉक से हमारे जोड़ नहीं, वॉक से जोड़ नहीं घिसते। अगर आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जैसे घर के अंदर चलते हैं आराम आराम से, तो उससे जोड़ घिस जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मोटे लोग देखा होगा आपने पार्क के अंदर, वो वॉक कर रहे होते हैं तो मुझे हंसी आती है कि वो क्यों वॉक कर रहे हैं, जोड़ बेचारों के पहले खराब हैं, तो उससे और ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो काबिल नहीं रहते इसके कि वो वॉक कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलना, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, तो उससे जोड़ नहीं घिसते। और साइकिलिंग इज द बेस्ट। ओके। और मैं कहता हूँ कि आपके जोड़ खराब हैं, आप बिल्कुल पैदल ना चलें। आप जो वो कहते हैं कि जनाब वॉक करें हम 2-3 किलोमीटर में, आप कर ही नहीं सकते। बेहतर है आप 5, 7, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करें। साइकिलिंग कर लें, ठीक है। घर के अंदर कर लें या बाहर जो लोग हमारे मेल हैं, जो मर्द वो तो कर ही हैं, सकते हैं। हाँ जी, वो साइकिलिंग कर सकते हैं। वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से गाड़ियों से हो गए और पेट्रोल जितना बढ़ता जा रहा है उससे साइकिल पे आ जाना चाहिए, सेहत भी अच्छी रहेगी। अभी मैं स्पेन से होके आया तो उन्होंने एक लेन अलहदा से बनाई हुई है साइकिलिस्ट, जो साइकिलिस्ट के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। और ये हमारे मुल्क में होना चाहिए, ज्यादा जरूरी है, हमें ज्यादा चाहिए, जरूरी है, ताकि हम साइकिलिंग करें, हमारा एक तो पेट्रोल बचत हो और दूसरे हमारे जोड़, हमारे मसल्स, हमारे पट्टे जो हैं वो बड़े मजबूत हो। तो एक साहब की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मैं उनको लगा रहा था प्लेट। अच्छा। मैंने देखा कि उनकी हड्डी बड़ी स्ट्रांग है। मैंने कहा भाई आप क्या करते हैं? हाँ। तो उसने कहा जी मैं साइकिलिंग करता हूँ। मैंने कहा बड़ी बात है। तो साइकिलिंग से आपकी बोन्स और जॉइंट्स और सारा कुछ मजबूत होता है, मसल्स मजबूत होते हैं। तो ये साइकिलिंग एक बड़ा अच्छा एक एडिशन है जो कि होना चाहिए हमारे मुआशरे के अंदर। और मैंने देखा कोविड के दौरान लोगों ने साइकिलिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर अब बंद कर दी अब हुई है खत्म बहुत हो गई है। सारे। लेकिन ये वापस से रूटीन में आए हैं ना, तो वो सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। एक्चुअली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक लेन अगर होगी साइकिलिंग के लिए ना, तो सबसे बेहतर ये है कि वो लोग उसके ऊपर जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह की जो बीमारियां हैं जो बड़ी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, इसके हवाले से गवर्नमेंट को किस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए, कैंपेन्स किस तरह की चलानी चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से 80 to 90% लोग हैं जिनको इनके बारे में पता भी नहीं है, और वो जब लास्ट स्टेज होती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्हें इस तरह की कोई बीमारी है। हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन लोग करते ये हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हकीम के पास जाएंगे, फिर उसके बाद सियाने के पास जाएंगे, फिर उसके बाद किसी पहलवान के पास जाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास आएंगे। जब वो स्टेज ऑलरेडी,
तो सबसे पहले लोगों में एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि एजुकेटेड लोग भी जो है ना, उनके पास उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती। वो अपने बच्चों को उठा के बेचारों को वो पहलवानों के पास ले जाते हैं, वहाँ से ट्रीट करवा के उनका बेड़ा गर्क करवा के फिर लेके आते हैं, और समटाइम्स माजूर हो जाते हैं बच्चे, इतनी हद तक होती है। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन जस्ट एजुकेशन इज नथिंग, बट इट शुड बी टारगेटेड, कि हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को एक टारगेट देना है कि भाई आपने हेल्थ के लिए ये केयर करनी है, आपने ये एहतियातें करनी है, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपने डॉक्टर्स के पास जाना है, और ये डॉक्टर्स हैं जिनके पास आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है। अच्छा, वो गरीब बेचारे समझ रहे होते हैं कि ये भी डॉक्टर ही हैं। ऑब्वियसली जब आपको पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो फिर हम यही समझेंगे मैं हमारे जितना भी निचला तबका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है बीमारी? जी बिल्कुल, जेनेटिकली ट्रांसफर होती है आप, लेकिन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जीन्स को भी इन्वायरमेंट के थ्रू। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है और उनकी फैमिली में चल रही होती है, लेकिन वो उसको हेल्थी एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन और जो डाइट है उसके साथ इतना कंट्रोल करते हैं कि वो उनका डिले हो जाता है, डायबिटीज़ या नहीं होती है आमतौर पे। तो ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी जेनेटिक्स में होती है। कुछ लोगों को 25 साल की उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है, 35 साल की उम्र में। आमतौर पे उन लोगों में होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक, उनमें होती है। तो इसलिए वेट रिडक्शन इज इम्पोर्टेंट, मस्ट, कि आप उसको बढ़ने ही ना दें। एक दफ़ा बढ़ गया तो फिर कम नहीं होना। अच्छा। क्योंकि वो जब आपका स्टमक का साइज इतना हो जाता है लोगों का, तो फिर वो उसको कैसे कम करेंगे? वो तो कहेगा कि मेरा पेट भरो और मुझे ज़्यादा खाना चाहिए। तो जब तक आप नहीं उसको वो करेंगे तो तब तक वो मतलब बैलेंस जो है डाइट लेकर चलें, और जब हम बहुत ज़्यादा बाद में स्टमक को खाना नहीं पहुंचता, फिर हम कीटो डाइट करते हैं, फिर उससे भी बहुत सारी बीमारियां जो है जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, आपकी जो है वीकनेस हो जाती है आपके जिस्म के अंदर। तो बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए हमें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब आर्थराइटिस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है, और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा इल्म हिकमत, जिसमें हम माशरती इस्लाह के हवाले से बात करते हैं, और कासिम अली शाह साहब हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं। जनाब, मुआशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त, एग्रेशन और अनापरस्ती एक ऐसा मसला है जो तमाम बुराइयों की वजह बन रहा है। इस्लाम अमन का मजहब है, और मस्जिद, मदरसा और खानकाहें इसके 3 अहम मराकज़ होते हैं जो मुआशरती इस्लाह में अहम किरदार भी अदा करते हैं, जहाँ तज़किया नफ्स और लोगों की इस्लाह और उनके अखलाक व किरदार की बेहतरी के लिए सूफिया कराम उन पर मेहनतें करते थे, और इल्म की और जिक्र की मजालिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती आ रही हैं, और यही मजालिस बाद में हमने देखा कि दीनी मदारिस के क़याम का जरिया बनी, और ये फिर प्रैक्टिस सिर्फ मजहब इस्लाम में नहीं रही थी, बल्कि हिंदुइज्म में भी हमने देखी, जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी बहुत आम रही है ये सारी प्रैक्टिस, जहां लोगों में से अनापरस्ती और अग्रेशन को खत्म किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ धर्मशालाएं, खानकाहें और दरगाहें अपनी अहमियत खोने लगी हैं। मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त, गुस्से और अनापरस्ती के खात्मे और अमन सुकून, मोहब्बत और भाईचारे के लिए खानकाही निज़ाम की क्या अहमियत है, और इस निज़ाम को कैसे दोबारा से बहाल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, खानकाही निज़ाम ये है क्या? थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी एलेबोरेट आप करें कि क्या है, इसकी अहमियत क्या थी पहले और अब कितनी खो चुके हैं हम इसकी अहमियत? अच्छा देखिए, इस पे जो कम से कम लिटरेचर अवेलेबल है, जो इल्म अवेलेबल है, उसमें इसके हक में और इसके मुखालिफ दलाइल दोनों देखे जाते हैं। इसके मुखालिफ जो दलाइल हैं, मैं 2-3 बातें कह के उसके बाद असल टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा। वो ये ज़्यादातर की जाती हैं कि ये इस्लाम के अलावा कोई चीज़ है, और कह लीजिए इसकी इस्लाम में मिसालें कम मिलती हैं, और कोई खान का नाम की कोई चीज़ हमें तो नहीं मिलती।
अच्छा, मेरा कहना ये है कि खानका को एक इदारा, एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे लिया जाए। वो कोई एक फ़र्ज के तौर पे नहीं है, वो तो एक इंस्टीट्यूशन का टूल का रोल प्ले कर रही है, एक औजार का, जिससे इस्लाह माशरा मुमकिन है जी। अब खानका होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं। खान जो हमारी डिक्शनरी में, बरे सगीर की डिक्शनरी में, खान एक मोहतरम शख्स को कहा जाता था, यानी खान साहब। ये जो खान साहब की टर्म है, एक तो वैसे हम पख्तून को भी खान कहते हैं, हाँ। और जो हमारे कह लीजिए राजपूत कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपने साथ खान कहलाते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर जो खान का वर्ड है वो है एक मोतबर, मोहतरम और काबिल एहतराम और साहिब इल्म शख्स को खान कहा जाता था। खान का वो कहा जाता था उस जगह को जहाँ वो रहता है। तो खान का दरअसल एक मोहतरम, मोतबर, एक मेंटोर, एक गुरु, उसके रहने की जगह। इसके बराबर में कोई वर्ड अगर अरब्स में हमें मिलता है वो जाविया है। तो इससे ये भी पता लगता है कि इशफाक अहमद साहब का जो पीटीवी पे जाविया चलता था, वो इशफाक साहब ने जाविये का जो लफ्ज था वो वहां से माखूज किया, अरब में उन मजालिस का जहां पर कोई बुजुर्ग, कोई मोहतरम शख्स बैठता था, बातचीत करता था, लोगों को तज़किया करता था, इस्लाह मिलती थी, और लोगों को बाहर के सफर की बजाय अंदर का सफर कहलवाता था। अंदर का सफर जो है, ये बड़ी एक अहम बात बता दूं, जिस तरह हम समझते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए बाहर का सफर बड़ा जरूरी है, आप याद रखिए कि आपके तज़किया के लिए, आपकी इस्लाह ज़ात के लिए, आपकी तज़किया नफ्स के लिए, आपके प्योर इंसान बनने के लिए, आपकी बंदगी के लिए अंदर का सफर बहुत जरूरी है। बेशक। ये सूफिया, ये बड़े लोग, ये खानका के हेड्स जो थे, ये बुजुर्ग जो थे, ये दरवेश जो थे, ये अतालीक सब के सब कहीं अंदर के सफर को मानते थे और अंदर के सफर को करवाते थे। ये आप बड़ी पुरानी हिस्ट्री में जाके बुदा से शुरू कर लीजिए तो तब भी आपको खानका किसी ना किसी शक्ल में मिलेगी, क्योंकि बुदा के जो सारे साथ ज्वाइन करने वाले उसके बड़े करीबी शागिर्द होते थे, उनकी इस्लाह हो जाती थी, उनके अंदर बेहतरी आ जाती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहले सुफ़ा, यहाँ वो सुफ़ा वो एक चबूतरा था, एक ऐसी जगह थी मस्जिद नबी में जहाँ पर कुछ सहाबा इकराम को ख़ास दर्स दिया जाता था। उनके तज़किया नफ्स, उनके अंदर बेशुमार ऐसी खूबियाँ थीं जो कुरान अल्लाह वालों में उनकी निशानदेही करता है कि वो इसार के आला मकाम पे थे, वो सखावत के आला मकाम पे थे, वो कुर्बानी देने के आला मकाम पे थे, उन्होंने नफ्स को काबू कर लिया हुआ था और वो तज़किया के आला दर्जे पे फाइज थे। ये था अहले सुफ़ा का काम। अच्छा, ये जो तसव्वुफ की टर्म है ये भी वहाँ से माखूज की जाती है। इसके भी दो सोर्स बताए जाते हैं। एक ये कि क्योंकि अहले सुफ़ा थे तो सुफ़ा से सूफ़ी बना कहीं पर, और वो वहाँ से सूफ़ीज़म बन गया। और दूसरी जो इसकी वजह बताई जाती है कि जो सूफ़ी थे, पुराने सूफिया, वो बोरी का लिबास पहनते थे। उनका जो लिबास था वो ऐसा लिबास पहनते थे जो तकलीफ दे, यानी वो सुकून ना दे, राहत ना दे, बल्कि नफ्स को थोड़ी सी ठेस पहुंचाए। याद रखिए, सूफिया में ख्वाहिश टूटती है, उसकी नफ़ी करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाला जाता है। तो वो ऐसा लिबास, सूत का लिबास पहनते थे, मुश्किल लिबास पहनते थे, जिसकी वजह से सूफ का लिबास, सूत का लिबास था, तो उनको सूफी कहा जाता था। अब ये जो खानका थी, आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। यानी आज से 200-300 साल पीछे जाइए, इवन बड़े सगीर में आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको स्कूल इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दरअसल कॉलोनियल टाइम की सारी मेहरबानी है, और उस वजह से सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बन गई। और ज्यादातर जो उस वक्त बनी वो मिशनरी थी, क्रिश्चियन आते थे, वो प्रीचर्स आके यहाँ पे, आप आज भी लाहौर के स्कूल्स के नाम देख लीजिए, वो सेंट एंथनी है या कोई भी है, तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से स्कूल्स बने। अच्छा, ये जो सारी दुनिया की दुनियावी तालीम थी, ये स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ने तो दे दी, लेकिन इससे जरा अगर पीछे जाते हैं तो जो दरसगाह थी, यानी दरगाह थी और खानकाह थी, ये वो जगह थी जहां पर अंदर की तालीम, बातिन की तालीम दी जाती थी। यहाँ पर यह समझाया बताया जाता था कि अगर तुम अपने मन में डूबते हो तो तुम जान सकते हो कि नफ्स क्या है, तुम अपने मन में डूब के जान सकते हो ज़मीर क्या है, तुम अपने मन में डूब के जान सकते हो दिल क्या है, तुम जान सकते हो माइंड क्या है, तुम जान सकते हो रूह क्या है, तुम जान सकते हो कि ये जो माइंड है ये मैनिपुलेटिव है, ये तुम्हारे साथ धोखा करता है, ये ज़मानो मकान की कैद में रखता है। असल में तो तुम सेल्फ हो, बीइंग हो। ये जो बीइंग है, सेल्फ है, ये तुम्हारी जात जो है असल में बीइंग ही है। ये रूह है जो जिस्म में आई है और इसने चले जाना है। अब जिंदगी बेसिकली क्या है? दो चीजों के कम्बिनेशन का नाम जिंदगी है। ये मादा जो जिस्म है, इसमें रूह के होने का नाम, यानी इस कम्बिनेशन का नाम जिंदगी है।
ये अलग हो जाए, यानी रूह निकले, एनर्जी निकले, कोई फायदा तो ही पीछे नहीं, जो चीज बच जाती है वो इसी वजूद को आप मिट्टी में दफन करते हैं, आग में जला देते हैं, और कई कबीलों में तो किसी ऊंचे पहाड़ पे चीलों को डाल दिया जाता है ताकि ये मटेरियल इस मटेरियल के साथ, मिट्टी के साथ मिलके मिट्टी हो जाए। सो वो जो रूह का सफर था वो चलते चलते कहीं से आई, इस वजूद में आ गई। इस वजूद में आने की वजह से जिंदगी, हम उसको फिर मैयत हम नहीं कहते, मैयत तभी कहते हैं जब वो रूह निकलती है। उससे पहले तो नाम भी कोई नहीं होता। एक पैदा होने वाले बच्चे को तो नाम इस जिंदगी के सफर में नाम दिया जाता है। मकसद ये था कि तब जो हमारे अंदर मैं होती है, अना होती है, उसको खत्म कर दिया जाता था इन खानकाओं और नफ्स के एक्सप्रेशंस हैं। जिस तरह और आसान करता हूँ क्योंकि मुश्किल बात है थोड़ी सी, मोहब्बत का एक्सप्रेशन है। देखिए मोहब्बत का एक्सप्रेशन सिर्फ आई लव यू नहीं है। मोहब्बत का एक्सप्रेशन बाज औकात आप किसी को देखते हैं उसकी निगाहों में मोहब्बत होती है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा एहतराम निगाहों में होता है। अच्छा बॉडी जो उसका पोस्चर है, जेस्चर्स हैं, फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसमें अदब आपको नजर आ जाएगा। यानी मेरा काम ही पढ़ाना है, तो बाहसियत उस्ताद में बेशुमार शागिर्दों में उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशन में मोहब्बत देख। अब मेरा एक बड़ा मोहब्बत करने वाला बच्चा है, शागिर्द है, शेर अली उसका नाम है, अच्छा पत्तों से उसका ताल्लुक। वो मुनीबा जब वहां से चलता है तो मेरे लिए गुड़ बनवाता। अब वो गुड़ जब बन रहा होता है तो वो उसकी वीडियो बनाता है, अच्छा कि सर ये मैंने ड्राई फ्रूट डलवाया, ये देसी घी डलवाया, ये गुड़। उसके बाद वो गुड़ की पिनियां छोटी छोटी बनी होती हैं, उसके बाद वो गुड़ अब सोचो कि वो जो मोहब्बत है गुड़ की मिठास के साथ साथ वो शेर अली की जो मिठास और मोहब्बत है मेरे साथ, वो भी मेरे तक मुंतकिल होती है। सो इस तरह हमारी एक बाजी है, अच्छा ठीक है जी। वो बाजी जो है फरिया बाजी, वो क्या करती हैं, वो मेरे लिए सौंफ बनाती, मिश्री वाली सौंफ। अच्छा वो भून के जिस मोहब्बत से बना के फिर पिनिया अलसी की लेकर आती मेरी। तो वो दरअसल तो वो चीजें बाजार में शायद मिल जाएं, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ मिलती नहीं मिलेगी। यानी ये वापस आऊंगा कि मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है वो बताता है ये मोहब्बत है, इजहार जुबान से नहीं बताता। इसी तरह नफ्स के भी एक्सप्रेशन है। मौजू की तरफ आ गया, नफ्स का एक्सप्रेशन ये है कि नफ्स ईगो के जरिए बताएगा ये नफ्स है, सही, एक जागा हुआ नफ्स है। आपको मुतकब्बर चेहरे नजर आएंगे, आपको मुतकब्बर बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, आपको मुतकब्बर जुमले नजर आएंगे, आपको मुतकब्बर नॉन वर्बल नजर आएगी। बैठना, उठना, गाड़ी की चाबी हाथ में होना, मोबाइल के पकड़ने का अंदाज, कंधे पीछे हैं, पकड़ है, ये आप हाथ ना लगाएं, मैं खुद, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो ये हमारी जो टीम है ये भी महसूस कर जाती है। आजिज इंसान जो है, जो अंदर से आजिज है, वो बोले ना बोले, उसने कोई बैनर तो नहीं पकड़ा मैं आजिज हूं, वो नजर आएगा उसका कोई ऐसा तज़किया जरूर हुआ है, कोई ऐसा पेचकस उसको लगा है, कोई ऐसा उस्ताद मिला है, किसी ने उसकी ईगो को मसला है, तो मसले के बाद उसकी ईगो टेम्ड हो गई है, वो ट्रेंड हो गई है। जैसे एक कुत्ता जो आवारा जंगली कुत्ता है और एक जो घर का पालतू कुत्ता है, दोनों में क्या फर्क है? ट्रेनिंग का फर्क है। वो ट्रेनिंग की वजह से वो खूनखार कुत्ता जो है वो बड़े आराम से मालिक के पास आके बैठता है और मालिक की हिफाजत करता है, घर की हिफाजत करता है। लेकिन जंगली कुत्ता ट्रेंड नहीं है, उसमें एनर्जी है, उसमें सब कुछ है, लेकिन ट्रेनिंग उसकी नहीं हुई, लेकिन सही सिमत में उसको नहीं नफ्स जो है, नफ्स के बदतरीन जो एक्सप्रेशंस हैं वो जरा समझने चाहिए इस खानका के मसाइल को या खानका के टॉपिक को समझते हुए। पहला नफ्स का बदतरीन एक्सप्रेशन ईगो है, और खानका या खानका में मौजूद दरवेश या उस्ताद वो सबसे पहले ईगो को ड्रेस करते क्या थे। अब ये करने के काम भी सुन लेना, यानी आज के टॉपिक की अमलियत, हम तो मजबूर हैं, जो सारे हम मुकर्रीन हैं सेल्फ हेल्प के, पर्सनल डेवलपमेंट के, वो कहते हैं कि कुछ करने को काम भी बताया जाए ना, सिर्फ फलसफा ना झाड़ा जाए। सही। अब ये करते क्या थे? ये कहते थे अपने मुरीद को, अपने चाहने वाले को, अपने मोतकद को कि जाओ और जाके जो आने वाले हैं उनकी जूतियां सीधी करो। ओके। अब वो कुछ भी हो सकता है, जात का सैयद होगा और जात का चौधरी होगा, लेकिन उसकी असाइनमेंट पहली बुजुर्ग की तरफ से, उस्ताद की तरफ से, जाओ जाके जूतियां सीधी करो। क्यों? ईगो खत्म हो। फिर क्या, लंगर पे बैठ जाओ, लंगर बांटो। तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी, यानी तुमने खाया नहीं लेकिन भूख खत्म होगी बांटते बांटते। फिर रास्ता बताओ, फिर पानी पिलाओ, फिर जूठे बर्तन धो। छोटी छोटी चीजें हैं ना, यानी कि ईगो खत्म करने के लिए अब करने के काम के, खुदा के बंदो अपने घरों में ईगो खत्म कीजिए, अपने बच्चों की ईगो खत्म कीजिए। मदरसे, ये सारी दरसगाहें अभी भी हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें तशद्दुद, उन्हें अनापरस्ती, उनके अंदर इतना ज्यादा मतलब तफरके कर दिए गए हैं ना, अलग अलग कर दिया गया है। आज की खानका का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की खानका एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, बर्दाश्त ही नहीं रही है अब हमारे। जो मगज था, जो रूह थी, देखें एक दरसगाह,
यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का असल मकसद तो तालीम देना था। हाँ जी, वो तालीम और इल्म और तरबियत देने की बजाय डिग्रियां दे रही है। यानी असल जो शनाख्त थी, जो असल रूह थी, जो असल मगज था, वो यूनिवर्सिटियों का खत्म हो गया। 250 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद म्यारी तालीम कहां पर है, जिसको तालीम कहते हैं, जिस तालीम का मतलब करैक्टर है, जिस तालीम का मतलब क्रिएटिविटी है, जिस तालीम का मतलब कंट्रीब्यूशन वाले लोग पैदा करना है, वो तालीम हमारे माशरे से खत्म होगी। खानका ने भी अपना तशख्खुस खो दिया। खानका भी एक फॉर्मेलिटी बन गई। अच्छा। वो भी नजर, न्याज, लंगर, डोनेशंस पे चलने लग पड़ी, और जो वहां पर हेड था उसका अपना तज़किया नहीं हुआ। आप जाके पीर साहिबान के कभी तकब्बुर देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मैं तो माफी के साथ बड़ा एलर्जिक हूँ, मुझे तो बड़ी एलर्जी है। मतलब मैं समझता हूँ कि उस्ताद होते हुए, उस्ताद अगर खुद साहिब वो कह लीजिए तकब्बुर है या भरा हुआ है तकब्बुर से, तो उसको तो अभी अपने तज़किये की जरूरत है। दूसरी मिसाल लीजिए जरा, दूसरी चीज जो नफ्स के एक्सप्रेशन में, वो भूख है। भूख इतनी खौफनाक चीज है कि ये बंदा दूसरे का भी खाना चाहता है, अपनी प्लेट भर के दूसरे की बोटी की तरफ देख रहा होता है। ये साहिबे जो कह लीजिए नजर थे और दरवेश थे, ये भूख को मैनेज करवाते थे। ये कहते थे कि भूख को मैनेज करो, वो रोजे के जरिए हो सकती है, वो मुमकिन है लंगर पे बिठा के उसको अच्छी बोटियां दूसरों को खिलाने पे ड्यूटी हो सकती है, वो हो सकता है कि भूखा प्यासा रखने की ड्यूटी हो सकती है। हाँ। तो ये तज़किया करते थे, भूख को ड्रेस करते थे। अच्छा, आज देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतों की तादाद है, एक अंदाजा है, ये मैंने सुना है 4000 से ज्यादा। यानी आपका उठना बैठना, तकल्लुम, खाना पीना, हर चीज सुन्नत है। हाँ, हर चीज है। उसमें से जो हुलिया मुबारक है हजूर की ज़ात गिरामी का, जो कि बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ वो 2 3 4 सुनते होंगे। अच्छा, लेकिन आपकी ज़ात गिरामी का जो सबसे खूबसूरत पहलू था, जो सीरत की तमाम किताबें बताती हैं, तमाम किताबों में ये चीज मेंशन है कि आपकी ज़ात गिरामी, आपका जो पूरा एक वजूद था, जो जिस्म मुबारक था, उसमें आपका वजूद पूरा स्ट्रक्चर, स्ट्रेट, स्मार्ट, खूबसूरत इंसान। मैं आज के आलम दीन से पूछना चाहूंगा कि वो इस सुन्नत को क्यों नहीं फॉलो कर रहा? इतना बड़ा पेट लेके फिर रहा है आज का आलम दीन। आप कभी किसी दीनदार को खाते देख लीजिए, माफी के साथ लगेगा सदियों से उसने नहीं खाया और आज आखिरी बार उसको खाना मिला। ये कहां से आ गया? ये तो दीन नहीं था। बिल्कुल ऐसे। दीन तो दूसरों को खिलाना था। दीन तो थोड़ा खाना था। हजूर की सुन्नत है, हजूर ने फरमाया कि खाना खाना है, मैदे के 3 हिस्से कर दो, यानी पेट के 3 हिस्से कर दो। एक में खाना रख लो, एक में पानी रख लो और एक को खाली छोड़ दो। आज ये दीनदार तबका इतनी इतनी किताबें पढ़ के और साथ इतने इतने अलकाब लग के दीनदारी के, पीर, शेख, मशाइख, मतलब मशाइख इस्लाम और पता नहीं साथ नक्शबंदी, सहरवर्दी, सारे अलकाब लगे होते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो बंदा अपनी भूख को मैनेज नहीं कर सकता, तकब्बुर को मैनेज नहीं कर सकता। खानका वाला तकब्बुर को मैनेज नहीं कर रहा। अच्छा। खानका वाला भूख को मैनेज नहीं कर रहा। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी हिब्बे जा, अपनी शनाख्त, मैं हूं, ये जो अपने अपने होने का एहसास दिलाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो शख्स जहन्नुमी है जिसके नफ्स को ताकत इस बात से मिले कि लोग उसको उठ के मिले। सख्त मना फरमाया कि लोग उठ के मिले अगर, और आपके नफ्स को आप अब देखिए अपने अंदर जरा जाती मारे ना, हमें खुशी कब मिलती है? जब दुनिया क्लैप करती है, जब दुनिया उठ के मिलती है, आए जी करती है, हमें खुशी मिलती है। फरमाया ऐसा शख्स जिसके लिए दुनिया उठ के उसे मिले, उसके नफ्स को ताकत मिले, जहन्नुमी है। यानी तकब्बुर को, भूख को, फिर लालच, फिर तमा, फिर हमेशा रहने की ख्वाहिश, देखिए वो सब इंसानी बुनियादी जरूरतें होनी चाहिए थी, उनको कंट्रोल करना ईमान है, उनको अल्लाह के लिए कंट्रोल करना ईमान है। उस पे वही का लाजिम होना, आपकी बेसिक जरूरतों पे आप कहें कि नहीं ये मेरा है लेकिन अल्लाह का हुक्म है, मैं कुर्बानी दे दूं। शाह साहब, लास्ट पे कमेंट देना चाहूंगी, आपको लगता है दोबारा से ये निजाम आ सकता है, खानकाही निजाम बहाल हो सकता है? देखिए ये तो सब के सब हमारे खानका वालों को सोचना चाहिए। अच्छा। जहां मैं ये बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटियों को, एकेडमिया को इंडस्ट्री से लिंकेजेस होना चाहिए, वहां खानका वालों को सोचना चाहिए कि हमारी खानका क्या तज़किया नफ्स पे काम कर रही है, या सिर्फ खाना पूरी और कॉस्मेटिक पूरी कर रही है। खास तरह की टोपियां, खास तरह की पगड़ियां, खास तरह के हुलियों का नाम खुदा के लिए मजहब ना रखिए। अल्लाह दिलों के सौदे करता है। अगर आप तज़किया, दिल का तज़किया नहीं करते, नफ्स का तज़किया नहीं करते, तो फिर कोई हासिल नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। फिर आप जो काम कर रहे हैं फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब खानकाही निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। लाहौर के बढ़ते मसाइल की सबसे बड़ी वजह आबादी में बेतहाशा इजाफा है, और ये मसला सिर्फ शहर लाहौर को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी दरपेश है। और बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में तवानाई और खुराक का बहरान पैदा होने के साथ साथ अवाम इस बात का रोना भी रोते हैं कि उनका जो मयार जिंदगी है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और पाकिस्तान की आबादी 2020 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 22 करोड़ थी, और शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख थी 2020 की मैं बात कर रही हूँ। और अभी दिसंबर 2022 में मरदमशुमारी का ऐलान किया गया है। तो पिछले इदाद-ओ-शुमार को देखते हुए तो लग यूं रहा है कि एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा इस दफा आबादी में भी। तो अगर लाहौर की ही बात कर ली जाए तो बढ़ती आबादी के साथ यहाँ मसाइल में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है लेकिन वसाइल वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई इजाफा नहीं होता जा रहा। तो जनाब, एक पूरा जो इदारा है, एक पूरा निज़ाम है इस हवाले से भी कि आबादी को किस तरह रोका जा सकता है, क्या क्या उनको वसाइल प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सुमन राय, डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या प्लान आउट किया जाता है, किस तरह लोगों की अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाई जाती है। सुमन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सुमन, आप एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, डीजी पॉपुलेशन है, और आबादी के लिहाज से हम कहते हैं कि बहुत बड़ा हमारा शहर भी है और हमारा मुल्क भी है कि आबादी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर लाहौर शहर में। तो किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से? बहुत शुक्रिया। बीइंग डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर, हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं, और गवर्नेंस के लेवल पर बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है जिनको डेवलपमेंट में शामिल होना चाहिए। अच्छा। उनके लिए इसके अलावा हमारे पास एक बहुत रोबस्ट फील्ड फोर्स है जो कि डोर टू डोर कैंपेन्स भी करते हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फ्री अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाते हैं, गाइडेंस देते हैं लोगों को अपनी ज़िंदगियों को, अपनी फैमिलीज़ को वो कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, उस पर भी गाइडेंस दी जाती है। सो नियरली वी हैव 2100 सेंटर्स, 129 फैमिली क्लिनिक्स, और तकरीबन कुछ हज़ारों में हमारी फील्ड फोर्स है। अच्छा। जो कि डोर टू डोर जाकर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते हैं। लेकिन ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस आपका किया जाता है? मतलब पॉलिसी जब बनाई जा रही होती है तो उसमें क्या ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती हैं? आई थिंक जैसे आपने शुरू में बहुत एक्सप्लेन किया कि पॉपुलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ इवन मोर कॉम्प्लेक्स दैन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आजकल जो पाकिस्तान में हमें सामना करना पड़ा है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, विच मीन्स कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और आपके जैसे आपने खुद एक्सप्लेन किया कि आपके रिसोर्सेज और आपकी जो स्पेस है वो उतनी ब्रॉड नहीं हो रही। तो ये एक परप्लेक्सिंग सिचुएशन होती है फॉर एनी पॉलिसी मेकर। सो द डिपार्टमेंट प्राइमरीली, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट प्राइमरीली वर्क्स ऑन ऑल दीज एरियाज एंड द फ्यूचर प्लान्स। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी हम लैग कर रहे हैं? मतलब अगर एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरा इदारा है, पॉलिसी मेकिंग होती है वहाँ पे लोगों के बारे में, मतलब पूरा एक डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके ऊपर पूरी पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन फिर भी आबादी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह लगती है आपको? आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि एक डिपार्टमेंट का भी काम नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसमें आपका लिटरेसी रेट, आपके खासतौर पे ख़वातीन में लिटरेसी रेशो कितना है, खासतौर पे आपकी जो पॉपुलेशन ओवरऑल है वो स्किलफुल है या नहीं है, और द रीजंस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो ये भी है कि आपकी अपनी आवाम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रही। सो जितनी अवेयरनेस और वेलफेयर का पर्सपेक्टिव डिपार्टमेंट फराहम करता है उसमें वी आस्क पीपल टू डिसाइड इट फॉर देमसेल्व्स कि अपनी फैमिली का साइज, नंबर, स्पेसिंग और उसको वो किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस इस चीज़ में क्या है सुमन, के लोग फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? एक मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अब अगर हम शादी कर रहे हैं उसके बाद फैमिली प्लान कर रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से किया जाए। आई थिंक ये एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी में कि फैमिली को प्लान करने के मुतालिक जो एक फर्दर प्लानिंग आप कहनी चाहिए, इट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम फैमिली एंड जितने भी कोई एल्डर्स हैं फैमिली में, और जो फैमिली में पावर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मे बी हस्बैंड इज मोर डोमिनेटिंग, सो और मे बी समटाइम्स वाइफ्स आर मोर डोमिनेटिंग, और मे बी द एक्सटेंडेड फैमिली। आई थिंक इट इज फॉर ऑल ऑफ देम टू डिसाइड एंड प्लान इट आउट. Being the government organization, I think we are doing a great job in the sense
that you must have seen lots of awareness campaigns coming on mass media, including TV, radio, print, dramas भी आपने देखे होंगे, and I'm sure when you were growing up, तो आपकी मेमोरी में बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स इंक्लूडेड होंगे जो कि डिपार्टमेंट टाइम एंड अगेन लॉन्च करता है फॉर मैसिव पब्लिक अवेयरनेस. एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल बेस्ड मैसेजिंग, जो कि एक बीइंग अ कंज्यूमर आप एक डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. बट वी कांट बी गोइंग फॉर अ डायरेक्ट मैसेजिंग. कुछ हमें सटल तरीके से भी लोगों को ये मैसेज बावर करवाना पड़ेगा. अच्छा. क्योंकि इसमें एक पब्लिक जो एक कहना चाहिए कि सेंटिमेंट वो इन्वॉल्व होता है. तो एक ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. लेकिन लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, मतलब अगर आपकी डोर टू डोर भी कैंपेन्स होती हैं कि नहीं होती? जी, डोर टू डोर कैंपेन्स होती हैं और हमारी जो वर्क फोर्स है बहुत ज़बरदस्त है और वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल तक हर यूनियन काउंसिल, हर हाउस होल्ड को टच करें. अच्छा. और वी ऑल द टाइम कीप गैदरिंग डाटा. अभी हमारा अपना सारा डाटा डिजिटाइज हो रहा है, सो वी हैव ऑल द डेटा सेट्स विद अस. मॉनिटरिंग की भी रूटीन है, तो हमें एक परफेक्ट नॉलेज होती है कि कहाँ पे फील्ड फोर्स का प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है एंड अवेयरनेस भी दे रहे हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स मुहैया किए जाते हैं. गाइडेंस भी दी जाती है लोगों को, सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर कर सके. आई थिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सच अ निगलेक्टेड एरिया. इवन जो लोग खुद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, दे वुड कंप्लेन समटाइम्स कि उनको अगर किसी परफेक्ट मौका पर अगर अवेयरनेस दे दी जाती तो दे कुड हैव प्रिवेंटेड लॉट ऑफ ह्यूमन डैमेज टू देयर लाइफ. सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को गाइड भी किया जाए. लेकिन खुद लोग आते हैं वॉलंटरली आके गाइडेंस लेते हैं? जी जी बिल्कुल. हमारी तो जो सेंटर्स को विजिट करते हैं, अच्छा, वी कॉल देम क्लाइंट्स नॉट पेशेंट्स. सो उनकी तादाद बढ़ रही है, पहले से भी हज़ारों में है. और अब क्योंकि बहुत सारी जो हमारे मैंने पहले जिक्र किया फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, दे आर लोकेटेड एट मेजर हॉस्पिटल्स. उनके गायनी वार्ड्स के साथ एक नेक्सस होता है, तो उनका एक हमेशा अच्छा बॉन्ड रहता है. तो ये जो तादाद है जो सेंटर्स को विजिट करी है, क्लिनिक्स को विजिट करी है. और इसके अलावा आई मस्ट ऑल्सो मेंशन कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो समटाइम्स प्री मैरिटल काउंसलिंग भी अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं. एंड इट इज ऑल प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज हो रही होती है, जितने भी मेडिसिन हैं या इस तरह की कंसल्टेशन काउंसलिंग, कंसल्टेशन सर्विसेज सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही होती है. लेकिन फिर भी रिसोर्सेज की कमी का बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज नहीं है. इस पर क्या कहेंगे आप? आई थिंक एज आई अर्लियर सेड कि जिस इंसान ने भी अपनी फैमिली को बढ़ाना है या कपल ने, बल्कि आई मस्ट से, तो वो इस पे ज़रूर सोचें कि व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर देम टू इंक्रीज देयर फैमिली साइज. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने रिसोर्सेज का ख्याल रखें कि अगर आपने एक बच्चा पैदा कर लिया है, बेटा है या बेटी है, आई थिंक आई ऑलवेज से औलाद एक नेमत है एंड एवरीवन शुड बी परफेक्टली हैप्पी विद दैट. लेकिन इसके बावजूद आई थिंक अपने वसाइल को देखें और उसके मुताबिक आप अपनी फैमिली को, सो दैट यू कैन प्रोवाइड अ क्वालिटी लाइफ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू ऑल द बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ, जिन बच्चों को भी आप इस दुनिया में ला रहे हैं. लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे आबादी पढ़ी लिखी है, या उन जगह पे ज़रूरत है गांव देहात पे जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है? आई थिंक अवेयरनेस तो सबके लिए ज़रूरी है. इवन मोस्ट एजुकेटेड पीपल दे ऑल्सो नीड काउंसलिंग एंड अवेयरनेस. और वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन यू नो, फॉर मी एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट. तो हमारा डिपार्टमेंट सबके लिए काम कर रहा है. ठीक है. अच्छा, डेटा के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा समन कि किस तरह कलेक्ट किया जाता है और अभी तक आपके पास जो डेटा है उसके मुताबिक कितनी आबादी बढ़ चुकी है? अच्छा, हमारे पास एक शोबा है और HR भी है, वो आर कॉल्ड डेमोग्राफर्स. सो इट्स देयर जॉब टू कीप कलेक्टिंग डेटा एंड देन उसका एनालिसिस भी और फर्दर प्रोजेक्शंस भी. सो वी कैन ओनली मेक प्रोजेक्शंस बिकॉज आबादी के मुतालिक आप प्रोजेक्शंस कर सकते हैं. बिकॉज समटाइम्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज हैपन, सो उसमें आपको बहुत ह्यूमन लॉस हो जाता है, विच वी रिसेंटली ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्लड्स एंड समटाइम्स अर्थक्वेक्स, और इस तरह से डिजास्टर्स होते रहते हैं. लेकिन अगर हम वैसे एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखें, आई थिंक टिल 2050 मेरे ख्याल में वुड बी नियरली द डबल पॉपुलेशन एज वी आर हैविंग राइट नाउ. लेकिन इसमें साथ साथ फैमिली प्लानिंग और अवेयरनेस वो चल रही है. I think it all starts from self-regulation. Being married couples, people ought to decide.
लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करनी चाहिए, अभी भी ये चीज़ को बड़ा टैबू समझा जाता है हमारे मुआशरे में, अच्छा फैमिली प्लानिंग करके हम सब कुछ करेंगे तो उसका फ़ायदा कब से, ये मतलब घरों में कब से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए इस बारे में फैमिली प्लानिंग? आई थिंक पेरेंट्स कैन बी द बेस्ट जज टू डिसाइड, लेकिन ये एक बहुत ही वाइटल एरिया है. आई थिंक वी जस्ट कांट अफोर्ड टू नेग्लेक्ट इट एंड इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम होम. बिकॉज आपने देखा होगा हमारा एक अमूमी रवैया ये है कि घरों में भी बात नहीं होती है इस टॉपिक पे, एंड वी वोंट बी इवन कंफर्टेबल टू टॉक विद आवर ओन किड्स अबाउट इट. बट आई थिंक दिस इज हाई टाइम, बिकॉज अब खुद जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अब ये सीरियस नहीं, अब ये अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है. सो इस पे काउंसलिंग एंड अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन, आई थिंक दैट इज प्रीटी इम्पोर्टेंट एरिया नाउ. लेकिन आप इसके हवाले से कोई डिफरेंट कोई पॉलिसीज या डिफरेंट कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं कि ताकि इसको किस तरह केटर किया जा सकता है? आई थिंक अपने हर पॉपुलेशन जो भी मुल्क है उसको वो मैनेज करता है अपने रिसोर्सेज के मुताबिक. सो सेम एफर्ट पाकिस्तान में भी हो रही है, और पॉपुलेशन वेलफेयर और इस तरह के जितने भी और इदारे काम कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और उसके अलावा जो आपकी इंटरनेशनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और एनजीओज होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. सो सबके साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट का नतीजा है कि आप अपनी हर पॉपुलेशन में रहने वाले इंसान को टच कर सकें, गाइड कर सकें उनको. जैसे मैंने पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बताया, उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकें. तो हम लोग भी इन्हीं लाइंस पे काम कर रहे हैं. बहुत डायनामिक वर्किंग चल रही है डिपार्टमेंट में इस वक्त, और बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर ओन वर्क फोर्स जो इस डिपार्टमेंट में काम करती है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं. कितनी टीम्स हैं आप लोगों की जो पूरे पंजाब को कैटर पूरा पंजाब कवर करती हैं? और लेट्स अज्यूम समवेयर वी डोंट हैव अ सेंटर इन रियल, तो देन मोबाइल यूनिट्स, उनके कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. सो वी ट्राई टू कवर ऑल दोज एरियाज जहाँ पे वैसे फिजिकली सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो उनमें फिर आप मोबाइल यूनिट्स के जरिए अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं. तो मोबाइल यूनिट्स पे भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू मोबाइल यूनिट्स. इट इज गाइडेड एंड सुपरवाइज्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर, और क्वालिफाइड स्टाफ है, वेल ट्रेन्ड एंड वेरी वेल बिहेव्ड एंड कर्टियस स्टाफ. ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में ज़्यादातर शिकायत आती हैं कि हम कहीं जाते हैं तो स्टाफ का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता. जहाँ से मुफ्त इलाज मिल रहा होता है, फिर वो लोग स्टाफ बिहेवियर भी उनका इस तरह का होता है. तो उस हवाले से गाइडेंस उन्हें दी जाती है, ट्रेनिंग अच्छी खासी उनकी की जाती है. अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है बाय अ वेरी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, और उन्होंने उसमें अप्रिशिएट किया है जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्टाफ है in comparison to the private sector and other agencies. They appreciated the efforts as well as the quality of awareness given by population welfare department staff. लेकिन आप स्किलफुल लोगों के हवाले से भी काम करते हैं कि वो कितने स्किल्ड हैं? I think population welfare department is mainly about provision of services, guidance regarding the reproductive health. लेकिन जो स्किल है उसके लिए there are so many other departments and organizations working for enhancement of skill among youth especially. वो आपने देखा होगा बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं. So we primarily focus on the reproductive health, guidance, availability of services. ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं सारे इदारे आपस में. I think in real आपने बिल्कुल इसको सही डिस्क्राइब किया कि देखा जाए तो ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और चूँकि ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसमें तकरीबन हर इदारे का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो जैसे मैंने बात की डेटा के हवाले से सुमन के 2020 में जो डेटा था और अब जो मरदमशुमारी की जाएगी दिसंबर में, ऐलान किया गया है, उसका फैसला हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 20% या 30% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी होगी. हमारे वसाइल वहीं पे हैं, हमारा वो सेहत का मसला वहीं पे है, हमें जो बुनियादी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं वो वहीं पे है मसले. आबादी बढ़ती जाएगी तो ये आप लोगों के ऊपर भी तो एक बर्डन आएगा ना, जो इदारे हैं उनके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा बर्डन आता है. आई थिंक परफेक्टली वैलिड ऑब्जर्वेशन ऑन योर पार्ट, क्योंकि जैसे जैसे आबादी ग्रो करेगी और रिसोर्सेज उतने ग्रो नहीं करेंगे, तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन इकोनॉमी,
on growth. लेकिन ये लैक जो है ना मतलब रिसोर्सेज में कमी आती जाती है और आबादी बढ़ती जाती है, ये बहुत ज़्यादा ये लैक आता जाता है, मतलब गैप एक बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, इसको कभी हमने फुलफिल होते देखा नहीं है। इसकी क्या वजह लगती है आई आपको? थिंक एक साइड है विच इज़ अ पॉजिटिव साइड, वो ये कि अगर आपके पास यूथफुल पॉपुलेशन है, जैसे पाकिस्तान में मोस्टली इस वक्त जो पॉपुलेशन है उस इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स जी। सो इसकी एक ब्राइटर साइड भी है कि आप इनको अपने लिए एज अ ह्यूमन एसेट कंसीडर करके इनसे काम ले सकते हैं और आपका मुल्क बहुत तरक्की भी कर सकता है। लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि आपकी स्किलफुल पॉपुलेशन होनी चाहिए, दे शुड बी वेल एजुकेटेड बट एट द सेम टाइम स्किलफुल and contributing into the growth and development of the country. So वहाँ पे आके फिर I think problem आती है। अदरवाइज बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में कि जिनकी आबादी कम हो रही है या एजिंग, that is another issue. So as I earlier said कि population एक बहुत ही पेचीदा मौजू है। So बहुत सारे मुल्क बहुत सारे crisis experience कर रहे हैं but for other reasons. We are experiencing a crisis for other reasons. But they are all related to population one way or the other. फिर इसके बारे में तो गौर हमें करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो कह रही हूँ इमरजेंसी इसके हवाले से नाफज कर देनी चाहिए जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है पाकिस्तान में खास तौर पर। I must say it is an alarming situation now. तो फिर उसके हवाले से हमें इकदाम भी फौरी तौर पर उठाने चाहिए। इकदाम तो खैर हर वक्त उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि पब्लिक अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल प्लानिंग प्रोसेस। सो वी आर फोकसिंग हार्ड ऑन मेकिंग अवेयरनेस पॉसिबल फॉर all kinds of people. So we use radio, television, print, electronic, but now as everyone knows it is an age of digital wide communication. कि इससे कितना फायदा कितना हो रहा है समझने से? I think जब हम आपने कोरोना का टाइम भी एक्सपीरियंस किया होगा, during COVID-19 the maximum behavior change which came into our own people and all over the world, वो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कम्युनिकेशन की ही वजह से पॉसिबल हुआ। तो आई थिंक कम्युनिकेशन की बहुत इट हैज़ अ पोटेंशियल, इट हैज़ अ पावर टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइंड्स। सो हम लोग उसका बहुत सहारा ले रहे हैं, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, नॉट जस्ट अस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जहाँ पर टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, बहुत से ऐसे आपने भी एरियाज देखे होंगे जहाँ पे लोग या ख़ासतौर पर ख़वातीन ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं, वहाँ पे आप लोग कैसे पहुँचेंगे? मैंने पहले मेंशन किया कि वी हैव लाइक मोबाइल यूनिट्स एंड देन ग्रास रूट लेवल तक भी पूरी कोशिश होती है कि कोई आबादी का ऐसा हिस्सा इग्नोर ना हो जिन तक अवेयरनेस और सहूलियात की फराहमी उसको हम इंश्योर कराते हैं थ्रू आवर फील्ड फोर्स। बट स्टिल आई थिंक रोबस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी स्टिल इम्प्लीमेंटेड। जितना हम कर चुके हैं आई थिंक इससे भी ज़्यादा और हमारे फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल ये शामिल है। सो इंशाल्लाह यू विल सी in the coming days. इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। मैं हमेशा अच्छे की उम्मीद करती हूँ अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि अगर आप अच्छी और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह जो राह में रुकावटें हैं वो हायल नहीं होती हैं और आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं। सुमन राय, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब हैं सुमन राय हमारे साथ मौजूद थी और ग्रोइंग पॉपुलेशन के हवाले से हम बात करते हैं कि जनाब आबादी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वसाइल की कमी है और मसाइल वहीं के वहीं हैं। अब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, सेगमेंट है हमारा खेलर खिलाड़ी का। तो जनाब सरजमीन पाकिस्तान जो है ना वो टैलेंट की दौलत से माला माल है और हम आपकी मुलाकात भी अपने इस सेगमेंट में करवाते रहते हैं ऐसे नौजवानों से जिन्होंने पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद किया होता है। और आज भी हम आपकी एक ऐसे ही नौजवान से बात करेंगे जिनका ताल्लुक जो है डेरा इस्माइल खान से है और उन्होंने मार्शल आर्ट में नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान के अहमद सफ़ीर ने भारतीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अहमद सफ़ीर ने 1 किलो वजन के साथ
301 पंचेस लगाए हैं। और इससे पहले जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका नाम एन नारायण बताया जा रहा है, उनका 269 पंचेस लगाने का रिकॉर्ड जो है वो अहमद सफ़ीर ने तोड़ा है। तो हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं अहमद सफ़ीर हैं। जनाब, उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं से जानते हैं, उनकी जो मेहनत है वो भी जानते हैं कि कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी है। अहमद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच अहमद कि आपने आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अहमद, कितनी खुशी हो रही है और कितने एक्साइटेड हैं आप कि आपने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी जो भारत का खिलाड़ी था उसका रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सरप्राइज है कि मैंने भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है बहुत कि अल्लाह ताला ने मुझे एजाज़ बख्शा है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दिया। तो अहमद, आपको उम्मीद थी कि मैंने भारतीय खिलाड़ी का ही जो रिकॉर्ड तोड़ना है, कि वहाँ पे इसका रिकॉर्ड है और मैंने इसी का तोड़ना है? जी, उम्मीद तो बहुत थी मुझे, लेकिन मैंने ये सब मेहनत पर होता है। जितना आप मेहनत करेंगे, अपना एक मकसद बनाते हैं, अपना एक मकसद होता है बंदे का, अपना गोल होता है, पूरी पर आप डटे रहे, अपनी मेहनत से काम ले, सब्र से काम ले। मेहनत वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। मेहनत मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है, जिसकी बना पर आज मुझे मेहनत का फल मिल रहा है। तो अहमद, कितनी देर में आपने 301 पंचेस मारे थे? ये रिकॉर्ड जो है 1 मिनट का है, फुल एक्सटेंसिव पंचेस, जो कि इंडिया के एन नारायण ने 269 पंचेस मारे थे 1 मिनट में विद 1 kg वेट, जिसके मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है 301 पंचेस विद 1 मिनट में। सही, मतलब 1 मिनट में आपने जो है 301 पंचेस मार के रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। अच्छा अहमद, आपकी उम्र क्या है और कब से आप ये वेट लिफ्टिंग या फिर ये जो पंचेस वाले है, ये मार्शल आर्ट्स है, ये कर रहे हो? आई एम 17 ईयर ओल्ड, और मुझे बचपन से ही शौक था ये मार्शल आर्ट्स वगैरह का। मेरा अपना जज्बा भी है, जुनून भी, मेरा अपना पैशन है, और मैं मार्शल आर्ट्स खेलता रहता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं ये बॉक्सिंग की फाइट्स में रहूँगा। ये बॉक्सिंग में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकूँ बॉक्सिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाऊँ, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत मिले। तो इसके लिए क्या स्ट्रेंथ की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, किस तरह की डाइट लेनी पड़ती है? मैं ज़रा वो हमारे साथ शेयर करें। जी, एक्सरसाइज हम बहुत टफ गेम करते हैं, इसके साथ डाइट वगैरह भी बहुत लाजमी है, क्योंकि एक्सरसाइज से डाइट बहुत लाजमी है। डाइट के बगैर तो बंदे की गेम बनती है। और मैं इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करता रहता हूँ। तकरीबन मेरी डेली रूटीन जो है, मतलब 3 आवर्स मैं अपने गेम को देता हूँ। अच्छा। जिसकी बना पर मैं ये प्रैक्टिस। तो अहमद, साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है? स्टडी भी, जी स्टडी करो, मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ कॉलेज लेवल पर। स्टडी स्पोर्ट के साथ स्टडी भी बहुत लाजमी है। स्टडी बहुत लाजमी है आगे जाने के लिए। अगर स्पोर्ट में आगे जाए, इसके लिए स्टडी बहुत लाजमी है। स्टडी को नहीं छोड़ना चाहिए, स्टडी अपनी बरकरार रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, और बड़ी अच्छी ये चीज़ है कि आप स्टडी के साथ साथ इसको भी कंटिन्यू करोगे और किसी एक चीज़ को पीछे नहीं छोड़ के जाओगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स क्या आपने सेट किए हुए हैं अहमद? फ्यूचर प्लान्स ये है मेरे कि आगे मैं वर्ल्ड लेवल पर जाकर बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेवल अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूं आलमी सतह पर, और ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाऊं। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन कर लूं, जिसमें अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं और आवाम को फायदे पहुंचा सकूं। तो बॉक्सिंग का आपको अहमद बड़ा शौक है, तो ये जो अभी आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है इंडियन खिलाड़ी का, तो आपका इरादा है कि अब अपना ही रिकॉर्ड आपने दोबारा तोड़ना है? जी, अभी मेरी प्रैक्टिस शुरू है लगातार। मुझे टीचर ने भी कहा था कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे, फिर से अपने रिकॉर्ड को वापस इम्प्रूव करे, ताकि आपके रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाए कि कोई इसे ब्रेक ना कर सके वापस।
तो अहमद मुझे ये बताइए कि ये बड़ा एक खतरनाक भी इसको स्पोर्ट कहा जाता है कि मतलब इसमें आपको चोटें भी लग सकती हैं, आप जख्मी भी हो सकते हैं, हड्डी पसली एक भी हो सकती है। तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं अहमद आप करो, इसकी तरफ जाओ? पहले मतलब जब से मैंने गेम शुरू की थी उधर से तब तक तो घर वाले की तरफ से सपोर्ट कोई थी नहीं। घर वाले यही कहते थे कि बस आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंजरी पहुंचा रहे हैं, इस तरह गेम ना खेलें वगैरह। तो बस जब से मैंने ये रिकॉर्ड बनाया, कोई नाम मेरा बना है माशाल्लाह, रिकॉर्ड वगैरह बनाया, तब से मेरे घर वाले माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि मतलब आगे इंटरनेशनल लेवल पर आप खेल सकते हो और सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हो। सही। तो अहमद ये बॉक्सिंग का और ये मार्शल आर्ट्स का बचपन से ही शौक था, तो अभी भी लोग तो और लड़के खास तौर पर आपके इलाके के आपसे डरते होंगे कि अहमद तो बॉक्सिंग करता है, मार्शल आर्ट्स इसको आती है, तो ये तो घूंसे और मुक्के करा देगा हमें। जी जी डरते तो है, लेकिन बस एक नाम बन जाते हैं। कॉलेज में भी सब कहते हैं अहमद सफीर बॉक्सर है, अहमद सफीर बॉक्सर। हाँ जी। तो आज लेकिन बहुत लोग जी बहुत लोग कहते हैं कि आप मेरे साथ फाइट करो, मैंने कहा नहीं, मैं यही फाइट करता हूं, मैं छोटे मोटे फाइट नहीं करता। सही। तो अहमद आपका किसको आइडलाइज करते हैं, किसको देखते हैं बॉक्सिंग के इस फील्ड में, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं? फिलहाल तो मेरा आइडल जो है आमिर खान है, जो कि मैं उसका फैन भी हूँ बॉक्सिंग में। और मेरी भी कोशिश है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ और अपना नाम बना सकूँ पूरे पाकिस्तान में और अपने मुल्क को इज्जत बख्श सकूँ। तो अहमद अभी एकेडमी है एक प्रॉपर जहाँ से आप ये सारी प्रैक्टिस करते हो या यहाँ से ये गेम सीख रहे हो? जी जी हमारा क्लब है अपना लॉयंस, जिसका नाम है लॉयंस जैन में। हम वहाँ गेम करते हैं, अपना क्लब है उसमें, उधर ही हम गेम करते हैं। सही। तो अहमद मुझे बताइए, आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और बनाया भी है, और ये बड़ी एजाज़ की बात है पाकिस्तानियों के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी नुमाइंदे ने आपसे बात की हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया हो, अप्रिसिएट किया हो? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना कोई प्राइवेट कंपनी, ना कोई स्पॉन्सरशिप देते हैं। वैसे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, अगर ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन हो जो भी हो, इन लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए ना, ये बहुत आगे जा सकते हैं, अपने मुल्क का नाम बहुत आगे रोशन कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट की सिर्फ थोड़ी सपोर्ट हो। हम माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। अहमद आप डेरा इस्माइल खान से आपका ताल्लुक़ है और हम देखते हैं कि बड़ा एक छोटा इलाका है जहाँ पे बड़े महदूद से वसाइल होते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अगर हमें बताना चाहें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इस गेम को आगे लेके जाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए? मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चीज़ें भी काफ़ी चाहिए होती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट दे दे या हमें कोई स्पॉन्सरशिप कर दे, मतलब हम मेहनत बहुत करते हैं इसके ऊपर। अहमद इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं आपको? चीज़ें तो बहुत, मतलब हमारे पास मतलब ग्लव्स है, जो बॉक्सिंग के इसमें हमारे ग्लव्स की बहुत ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट्स हो गई, मार्शल आर्ट की भी बहुत सी इक्विपमेंट्स होती है, किस्म किस्म की वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सी इक्विपमेंट्स होती है मार्शल आर्ट के लिए, और बहुत सी डंबल्स और जिम का सामान। यही अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, बहुत आगे लेवल पर जा सकते हैं। अच्छा, तो अहमद थोड़ा सा अब जरा हट के थोड़ा सा लाइटर मोड पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे बताइए खाते क्या हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि मुक्के शुक्के हर चीज़ चलनी होती है। तो क्या खाते हैं? दूध, दही, लस्सी या कोई ख़ास डाइट आप लेते हैं? क्या खाते हैं? वैसे डाइट तो बहुत सी है, लेकिन हमारे लिए जो सेहत के लिए जरूरी है, जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिल्क भी बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए, ये प्रोटीन वगैरह हो गई, ये बहुत बस यही इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। डाइट तो बहुत किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा डाइट होती है। अच्छा, लेकिन अपने लिए जी। हाँ, लेकिन आप कोई मतलब कोई खसूसी कोई डाइट या कोई स्पेशल डाइट जो आप लेते हो, या नहीं सब कुछ ही खा जाते हो?
स्पेशल डाइट होती है, डाइट तो बहुत जरूरी है। डाइट के अलावा हमारी गेम इंप्रूव नहीं हो सकती है। अगर हमारी डाइट ना हो तो हमारी गेम जो बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट्स बना रहे हैं, ये इंप्रूव नहीं हो सकती हमारी गेम। डाइट मतलब ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, मिक्स हो गए, ये फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, बनाना हो गए, और बहुत सी चीजें हैं ये प्रोटीन के लिए, शेक्स हो गए। तो अहमद, अभी तक कौन सी टफेस्ट फाइट आपको याद हो, जो आप बॉक्सिंग रिंग में गए हो या उसी तरह आपने वैसी प्रैक्टिस की हो तो आपके लिए बड़ी टफ आपको लगी हो? अभी हाल ही में भी मेरी फाइट थी लाहौर में बॉक्सिंग की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अभी मेरी गोल्ड मेडल से विन किया है लाहौर की फाइट में बॉक्सिंग की। अच्छा जी। तो वो टफ लगी आपको? आपका जो ओपोनेंट था वो आपको लगा कि अच्छा मैं जीत नहीं सकता, लेकिन एंड पे आके आपने उसको मात दे दी? बस उम्मीद तो नहीं थी मेरी जीतने की, लेकिन बस अल्लाह की दुआ, अल्लाह का फजल था और मेरे माँ बाप की दुआएं थी, जिसकी वजह से मेरी फाइट विन हो गई। जी। तो अहमद, आपको बहुत से यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे और आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी बन रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी छोटी उम्र में आपने मुल्क का नाम रोशन किया है और फ़ख्र है हमें आपके ऊपर। तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर उनको इस फील्ड में आना है तो उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर? मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा, मेरे पैगाम भी समझ ले, मेरे एडवाइस भी समझ ले, ये अच्छा कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें। आजकल की जो यूथ है ये अपने वक्त को बहुत ज़ाया करें। ये जो मोबाइल में सोशल मीडिया हो गया, मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल सोशल मीडिया की गंदी चीज़ है, लेकिन ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं सही डिसएडवांटेज का यूज़ करें। इसके हम बेनिफिट से भी वाबस्ता है, लेकिन ये जो है फेसबुक पर, इंस्टा वगैरह, टिकटॉक वगैरह, इन लोग मेरे बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। हर इंसान के लिए हर एक लम्हा, हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत कीमती होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना टाइम इज मनी। ठीक है जी जी ठीक है जी। अहमद सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है, बहुत शुक्रिया। और जनाब, ये पाकिस्तान का टैलेंट था और डेरा इस्माइल ख़ान से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इंडियन एथलीट था जिनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब ये रिकॉर्ड जो है अहमद के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि जनाब अब हम एक बड़े पैमाने पर जो है ना वो स्पोर्ट्स को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के बच्चों की टैलेंट की हमें जो है मदद करनी चाहिए, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यही हमारी आगे तरक्की की राह में जो है गामजन होंगे और तरक्की करते ही जाएंगे। और हमारी अच्छी और नेक तमन्नाएं जो जनाब है वो इन सब टैलेंट के साथ मौजूद है और मज़ीद भी इस तरह का टैलेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब शोबिस की न्यूज़ शामिल कर लेते हैं। तो सीनियर और मशहूर अदाकारा अतीका ओडो ने नौजवान ख़ातीन को तज़हीक और तशद्दुद आमूज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने का मशवरा देते हुए इंकशाफ किया है कि वो भी जवानी में जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद और तज़हीक बर्दाश्त करती रही हैं। और अदाकारा ने एक रोज़ पहले इंस्टाग्राम पर अपनी एक पिक्चर शेयर करते हुए उन तमाम ख़वातीन को ताल्लुकात को ख़त्म करने का मशवरा दिया है जिनके साथ उनके शरीक हयात या फिर पार्टनर्स जो हैं वो तज़हीक आमूज़ रवैया इख्तियार करते हैं। तो उनका ये भी कहना था और एडवाइस भी थी कि जब भी कोई साथी या शरीक हयात किसी खातून की तज़हीक करता है या उस पर तशद्दुद करता है तो खातून को उसका रवैया बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती रहेगी ना तो उन्हें ये सब बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी और वो अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस भी खो देंगी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक चीज़ है, एक बड़ी अच्छी एडवाइस है जो उन्होंने हम सबके साथ शेयर की है कि आप बिला वजह किसी भी चीज़ को बर्दाश्त ना करें, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। अगर उसमें, उस ताल्लुक़ में, उस रिश्ते में अगर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त नहीं रही है तो आप उससे अलग हो जाएं। ये आपका बुनियादी हक भी है कि आप बेजा किसी का तशद्दुद बर्दाश्त करती जा रही है, मारपीट सहती जा रही है, ऐसा नहीं है। अब आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उठाएं भी। अब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।